सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने इस साल 8,640 करोड़ रुपए का भारी भरकम रेवेन्यू कमाया है। बहुत बड़ा नंबर है ये। बिल्कुल। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, मतलब अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए उन्होंने अपना मुनाफा भी करीब 47% बढ़ाकर 228 करोड़ रुपए कर लिया है। सही बात है। आंकड़े देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि इनके पास नकदी की यानी कैश की कोई कमी नहीं होगी। वही तो। अगर हम ऊपर ऊपर से सिर्फ इन आंकड़ों पर नजर डालें तो लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी स्थिति में है, पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट उनकी बैलेंस शीट में छुपा है। हाँ, जब हम इनकी बैलेंस शीट के ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाले हिस्से पर आते हैं तो वहां से 402 करोड़ रुपए गायब दिखते हैं। -402 करोड़, ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। में नकदी आने के बजाय कंपनी के बैंक अकाउंट से 402 करोड़ रुपए बाहर जा चुके हैं। और देखिए, इस विस्तारित चर्चा में हमारा आज का मेन फोकस यही होने वाला है। ये फाइनेंशियल दुनिया का एक बहुत बड़ा और थोड़ा खतरनाक विरोधाभास है। खतरनाक कैसे? देखिए, आमतौर पर लोग सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखकर खुश हो जाते हैं, पर असली सच्चाई हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि क्या वो मुनाफा सच में कैश बनकर बैंक तक पहुंच भी रहा है या नहीं। सही कहा। और आज हम जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, यानी सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज, वो बिल्कुल इसी चक्रव्यूह में फंसी हुई लगती है। बिल्कुल फंसी हुई है। और मुझे जो सबसे ज्यादा हैरानी हो रही है वो ये देखकर कि हम किसी नई या स्ट्रगल कर रही स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। राइट। भारत के रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम मार्केट में सीएमआर का पूरा दबदबा है। मतलब इनके पास अपने सबसे करीबी कंपेटिटर से 4 गुना ज्यादा उत्पादन क्षमता है। 4x कैपेसिटी लीड। मार्केट के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं वो। फिर भी शेयर मार्केट इन्हें इतना भारी वैल्यूएशन डिस्काउंट क्यों दे रहा है? मतलब एक 8,640 करोड़ कमाने वाली कंपनी जिसके पास ऐसी लीडरशिप है, उसका कैश फ्लो नेगेटिव 402 करोड़ कैसे हो सकता है? ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? अब इस सवाल का जवाब उनके गोदामों में और उनके ग्राहकों की बैलेंस शीट में छिपा है। गोदाम में? मतलब उनका माल बिक नहीं रहा है क्या? बिक तो रहा है, पर अगर हम उनके इन्वेंट्री यानी जो बिना बिके हुए माल और कच्चे माल के आंकड़े देखें तो वो 827 करोड़ से उछलकर सीधा 1,317 करोड़ पर पहुंच गया है। अरे बाप रे, 1,317 करोड़ की इन्वेंट्री? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, इनके ट्रेड रिसीवेबल्स पर ध्यान दीजिए, यानी वो पैसा जो इन्हें अपने ग्राहकों से लेना बाकी है, जो उधार पर माल दिया गया है। बिल्कुल। वो भी 788 करोड़ से बढ़कर 942 करोड़ हो गया है। 942 करोड़ रुपए मार्केट में फंसे हुए हैं। सही पकड़ा। तो कंपनी पैसा तो कमा रही है, लेकिन वो पैसा या तो गोडाउन में एल्यूमिनियम के रूप में पड़ा है, या फिर उनके ग्राहकों की जेब में है, बैंक अकाउंट में नहीं। क्या मैं इसको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं? हाँ, बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए मेरा शहर के बीचों बीच एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है। रोज रात को बाहर लंबी लाइन लगती है, लोग खूब खाना खाते हैं, हजारों का बिल बनता है। मैं कागज पर रोज लाखों का मुनाफा कमा रही हूँ, पर क्या इस काउंटर खाली है? एग्जैक्टली। हर ग्राहक बिल देखकर कहता है कि मैं 90 दिन बाद पैसे दूंगा। अब मेरा मुनाफा तो बहुत है, लेकिन अगली सुबह सब्जियां और मसाले खरीदने के लिए या स्टाफ की सैलरी देने के लिए मेरे गल्ले में 1 रुपया नहीं है। और फिर आपको अपनी जेब से या लोन लेकर पैसा लगाना पड़ता है। हाँ, तो क्या सीएमआर के साथ बिल्कुल यही हो रहा है? ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। फाइनेंशियल भाषा में हम इसको वर्किंग कैपिटल का जाल कहते हैं या कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। तो सीएमआर का कैश कन्वर्जन साइकिल इतना खराब क्यों है? क्योंकि सीएमआर मुख्य रूप से बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे मारुति, होंडा और हीरो, इनको एल्यूमिनियम एलॉय सप्लाई करती है। अच्छा, तो उनके क्लाइंट्स मोस्टली ऑटो जायंट्स हैं। हाँ, और इन बड़ी ऑटो कंपनीज का मार्केट में इतना बड़ा दबदबा होता है कि वो अपनी शर्तें खुद तय करती हैं। यानी उन्हें उधार चाहिए होता है। बिल्कुल, वो 90 दिन का क्रेडिट साइकिल मांगती हैं और सीएमआर जैसी सप्लायर कंपनी के पास उनकी ये शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि उनका ज्यादातर बिजनेस इन्हीं पर निर्भर है। मतलब सीएमआर दुनिया भर से कच्चा माल कैश देकर खरीदती है, उसको प्रोसेस करती है, लेकिन ऑटो कंपनी से पैसा उन्हें 3 महीने बाद मिलता है। और समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब आपकी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही हो। पिछले साल ही इनका रेवेन्यू 30% बढ़ा था।
तो ग्रोथ तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, पर रेवेन्यू 30% बढ़ने का मतलब है कि आपको और ज़्यादा कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, अपनी इन्वेंट्री और बढ़ानी पड़ेगी, और फिर ग्राहकों को और ज़्यादा उधार देना पड़ेगा। ओ, आप समझ आई बात। मतलब ग्रोथ को फीड करने के लिए उन्हें और कैश चाहिए। यही वो वर्किंग कैपिटल की भूख है जिसने उनके उस 228 करोड़ के प्रॉफिट को पूरी तरह से निगल लिया और उसके ऊपर से 410 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो पैदा कर दिया। यानी 410 करोड़ एक्स्ट्रा लगाने पड़ गए। सही कहा। ये पैसा डूबा नहीं है, ये बस इस बिजनेस साइकिल में फंस गया है। पर एक बात जो मुझे अभी सोचने पर मजबूर कर रही है, अगर कंपनी का अपना पैसा इस 90 दिन के इंतजार में फंसा हुआ है और उनका ऑपरेशंस कैश नेगेटिव है, तो ये लोग तिरुपति और ओडिशा में नए प्लांट्स कैसे लगा रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब गुजरात में भी इनका एक्सपेंशन चल रहा है। जब रोजमर्रा के काम के लिए ही 410 करोड़ बाहर जा रहे हैं, तो इन नए प्लान्स और एक्सपेंशन के लिए पैसा आ कहां से रहा है? आसमान से तो टपकेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। जब आपकी नकदी इस तरह से वर्किंग कैपिटल में फंस जाती है और आपको अपना एग्रेसिव एक्सपेंशन भी जारी रखना होता है, तो आपके पास बस एक ही रास्ता बचता है। कर्ज यानी डेट। बिल्कुल, आपको बैंक का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। तो इनका डेट अभी कितना हो गया है? यही कारण है कि सीएमआर का कुल कर्ज, जो कुछ ही समय पहले 680 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो अब दुगनी तेजी से बढ़कर 1426 करोड़ के लेवल को छू चुका है। 1426 करोड़, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, महज 2 साल के अंदर इनका डेट टू इक्विटी रेशो 0.31x से उछालकर 0.81x हो गया है। लेकिन क्या ये एक आत्मघाती कदम नहीं है? मेरा मतलब है, अगर आप पहले से ही कैश की इतनी भारी कमी से जूझ रहे हैं, तो इस तरह अंधाधुंध कर्ज लेकर एक्सपेंशन करना लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए खतरा नहीं बन जाएगा? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। कर्ज का मतलब है कि आपको उस पर भारी ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, जो कि उनके बचे खुचे कैश को और सोख लेगा। वही ना। क्या ये कर्ज बढ़ाने से लिक्विडिटी और प्रेशर में नहीं आएगी? यही तो एक बहुत ही खतरनाक ग्रोथ वर्सेस लिक्विडिटी का ट्रेड ऑफ है। ग्रोथ वर्सेस लिक्विडिटी, मतलब एक चुनो तो दूसरा छूट जाता है। सही कहा। कंपनी ये सोच रही है कि अगर उन्होंने आज अपनी क्षमता नहीं बढ़ाई, तो वो भविष्य में अपना मार्केट लीडरशिप खो देंगे। लेकिन इस 1426 करोड़ के कर्ज की जो कीमत है, वो उन्हें तुरंत चुकानी पड़ रही है। किस रूप में? इंटरेस्ट पेमेंट्स। हाँ? उनकी ब्याज की लागत यानी फाइनेंस कॉस्ट 50% बढ़कर 91 करोड़ रुपए हो गई है। 91 करोड़ तो सिर्फ ब्याज दे रहे वो लोग। इसे ऐसे समझिए, सीएमआर का जो ईबिटडा मार्जिन है, यानी टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले का प्रॉफिट, वो सिर्फ 5.2% है। सिर्फ 5.2%। मतलब अगर वो 100 रुपए का माल बेचते हैं, तो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद उनके हाथ में मुश्किल से 5 रुपए और 20 पैसे बचते हैं। यही रियलिटी है। और अब इस 5 रुपए 20 पैसे के छोटे से मार्जिन में से उन्हें हर साल 91 करोड़ सिर्फ ब्याज के रूप में बैंक्स को देने हैं। ओह, ये तो लिक्विडिटी पर भयंकर दबाव डालता होगा। बिल्कुल डालता है। अगर मार्केट में थोड़ी सी भी मंदी आई या इनके मार्जिन्स 5.2% से गिरकर 3% पर आ गए, तो ये 1426 करोड़ का कर्ज उनके गले की फांस बन जाएगा। मतलब कर्ज बढ़ाना हलाल का कैश फ्लो प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज तो बिल्कुल नहीं है। ये तो बस समस्या को टेम्पररी छिपा रहा है। सही कहा। वो बस प्रॉब्लम को आगे धकेल रहे हैं। और आपने जो मंदी की बात की, वो कोई ख्याली पुलाव नहीं है। मंदी आने के चांसेस काफी रियल हैं, अगर हम इनके रेवेन्यू सोर्सेज को देखें तो। मैं फिगर्स देख रही थी और मुझे सच में थोड़ी हैरानी हुई कि इनका 80% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर से आता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर। हाँ, सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब बाहर से देखने पर ये बहुत शानदार लगता है कि देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर कार और बाइक के इंजन पार्ट्स में इनका 42 से 45% मार्केट शेयर है। सुनने में एकदम गोल्डन क्राउन जैसा लगता है ना? लगता है, लेकिन थोड़ा गहराई से सोचिए। अगर आपकी कमाई का 80% हिस्सा सिर्फ एक इंडस्ट्री पर निर्भर है, तो क्या ये इनका सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी या जोखिम नहीं है? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल जोखिम है। और इसका रीजन ये है कि ऑटो इंडस्ट्री की अपनी एक फितरत होती है। ये बहुत साइक्लिकल होती है। साइक्लिकल कैसे? मतलब जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तब लोग खूब गाड़ियां खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती हैं या इकोनॉमी में थोड़ी भी सुस्ती आती है,
सबसे पहले लोग कार और बाइक्स खरीदना बंद करते हैं या टाल देते हैं। हाँ, ऑब्वियसली लग्जरी और बिग टिकट परचेजेस सबसे पहले कट होती हैं। तो अगर कल को मारुति या हीरो अचानक से अपने ऑर्डर्स में 15% की भी कटौती कर दें, तो सीएमआर के पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा बड़ा सेक्टर ही नहीं है जहां से वो इस घाटे को कवर कर सके। एग्जैक्टली उनके पास कोई प्लान भी नहीं है। अगर ऑटो सेक्टर थोड़ा सा भी खस्ता है तो सीएमआर को सीधा निमोनिया हो सकता है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। 80% ऑटो रिलायंस का मतलब है कि सीएमआर की कमाई पूरी तरह से दूसरों के हाथ में है। उनका लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्टेबिलिटी डायरेक्टली ऑटो साइकिल से जुड़ा हुआ है। और ये तो सिर्फ रेवेन्यू की बात हुई। इनका जो कच्चा माल खरीदने का रिस्क है वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओ हाँ, उनका सप्लाई चेन। मैंने पढ़ा था कि ये लोग 74% एल्यूमिनियम स्क्रैप यानी कबाड़ इंपोर्ट करते हैं, और वो भी 73 अलग अलग देशों से, और 158 सप्लायर्स से। 158 अलग अलग सप्लायर से माल मंगवाना ये कोई आसान काम नहीं है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि इनको मैनेज करना कितना बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता होगा। लॉजिस्टिकल चैलेंज तो है ही। कस्टम्स क्लियरेंस, शिपिंग डिलेज या जियोपॉलिटिक्स, सबका सीधा असर पड़ता है इनकी वर्किंग कैपिटल पर। लेकिन इन सबसे बड़ा जोखिम कीमतों का उतार चढ़ाव है। प्राइसेस का फ्लक्चुएशन, वो कैसे? देखिए, सीएमआर जैसी रिसाइकलिंग कंपनीज का जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो स्क्रैप टू फिनिश्ड प्रोडक्ट स्प्रेड पर निर्भर करता है। स्प्रेड मतलब जिस दाम पर खरीदा और जिस दाम पर बेचा उसके बीच का अंतर। बिल्कुल। और ये पूरा गणित लंदन मेटल एक्सचेंज यानी एलएमई की कीमतों पर चलता है। पर एलएमई के प्राइसेस तो रोज ऊपर नीचे होते हैं ना? हाँ, और कभी-कभी तो बहुत बुरी तरह गिरते हैं। जैसे जून 2026 में एलएमई पर एल्यूमिनियम की कीमतों में अचानक 16% की भारी गिरावट आई थी। 16% का क्रैश एक झटके में? हाँ, उसका कारण चीन की ओवर सप्लाई और मिडिल ईस्ट में चल रहा जियोपॉलिटिकल टेंशन था। अब सोचिए इसका सीएमआर पर क्या असर पड़ा होगा। मैं गेस करूं, अगर उन्होंने बाहर से स्क्रैप महंगा खरीद लिया था और माल बनने तक प्राइसेस गिर गए। सही सोच रहे हैं आप। मान लीजिए उन्होंने यूएस या यूरोप से स्क्रैप का एक बड़ा ऑर्डर तब बुक किया जो प्राइसेस हाई थे। अब माल को शिप होने में और इंडिया पहुंचकर पिघल के एलॉय बनने में कुछ हफ्तों का वक्त तो लगता ही है। हाँ, ट्रांजिट टाइम तो होगा। लेकिन जब तक उस फिनिश्ड अलॉय को मारुति या होंडा को डिलीवर करने गए एलएमई पर प्राइसेस 16% गिर चुके थे। ओह, मतलब उन्हें अपना बना बनाया माल उन नए गिरे हुए दामों पर ही बेचना पड़ा होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने रॉ मटेरियल महंगा खरीदा और लेकिन तैयार माल उन्हें सस्ते में बेचना पड़ा। तो वो जो इनका 5.2% का छोटा सा मार्जिन था, वो तो एक ही झटके में गायब हो गया होगा। वही तो। ये ग्लोबल सप्लाई चेन और एलएमई की वॉलेटिलिटी इनके उन पतले मार्जिन्स को कभी भी पूरी तरह से क्रश कर सकती है। बाप रे, अब मुझे जाकर पूरी तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ इनका 410 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो, दूसरी तरफ 1426 करोड़ का भारी डेट, और उस पर बढ़ता हुआ ब्याज। हाँ, और ऊपर से ये 80% ऑटो डिपेंडेंसी और एलएमई प्राइसेस का रिस्क। अब मुझे प्रैक्टिकली समझ आ रहा है कि शेयर मार्केट में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो सीएमआर को डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं। शेयर मार्केट इस डिस्कनेक्ट को बहुत सफाई से प्राइस इन कर रहा है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो सीएमआर का पीई यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगभग 25 से 27x के बीच चल रहा है। और इस रिसाइकलिंग सेक्टर का एवरेज पीई क्या है? सेक्टर का एवरेज लगभग 52x यानी 52x है। पूरा आधे का अंतर है। मतलब ग्रेविटा जैसी कंपनी 37x पर ट्रेड कर रही है, और अगर मैं छोटे कॉम्पिटिटर्स की बात करूं जैसे पॉन्डी ऑक्साइड्स। हाँ, पॉन्डी ऑक्साइड्स को मार्केट 57x का वैल्यूएशन दे रहा है। 57x, और सीएमआर से तो उनकी कैपेसिटी बहुत कम है ना? बहुत कम। और जेन रिसोर्स को देखिए, वो 76x पर ट्रेड कर रहे हैं। ये तो बहुत अजीब लगता है सुनने में। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी लगी हो, उसके पास 4 गुना ज्यादा ऑडियंस आ रही हो, पर जब अवार्ड्स देने की बारी आई तो सारे अवार्ड्स छोटी 8 फिल्म्स ले जाएं। एग्जैक्टली। शेयर मार्केट सीएमआर की इस 4x कैपेसिटी लीडरशिप को इतनी बुरी तरीके से डिस्काउंट करके क्यों बैठा है? क्योंकि शेयर मार्केट सिर्फ साइज या कैपेसिटी नहीं देखता। देखिए, बड़े इन्वेस्टर्स सीएमआर के ईएसजी लीडरशिप को मानते हैं। ईएसजी, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, राइट? हाँ। सीएमआर सोलर पावर पर जोर दे रही है,
कार्बन क्रेडिट्स जनरेट कर रही है। ये सब आजकल बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्ट करता है। पर क्या ये ESG इनिशिएटिव्स उनके कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को छिपा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट एंड ऑफ द डे लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी ही देखता है। जब कोई इन्वेस्टर पॉन्डी ऑक्साइड्स को 62x देता है तो वो देखता है कि उनका कैश कन्वर्जन बेटर है। ग्रेविटा को देखिए, उनके मार्जिन ज्यादा स्टेबल हैं क्योंकि वो सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं बल्कि लीड और प्लास्टिक में भी काम करते हैं। तो उनका रिस्क बढ़ जाता है, ऑटो सेक्टर की तरह किसी एक जगह फोकस नहीं है। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, उनका कर्ज कंट्रोल में है। जब इन्वेस्टर्स CMR की बैलेंस शीट देखते हैं तो उन्हें वो 1426 करोड़ का पहाड़ और 410 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो एक लाल झंडी की तरह दिखता है। रेड फ्लैग लगता है। हाँ, मार्केट का क्लियर मैसेज है कि देखिए CMR जी, हम आपकी स्केल की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब तक आप इस कैश कन्वर्जन को ठीक नहीं करते, अपनी ऑटो रिलायंस कम नहीं करते, हम आपको 52x का प्रीमियम नहीं दे सकते। पुअर कैश कन्वर्जन को मार्केट कभी माफ नहीं करता। एक बात और जो मुझे उनके रिकॉर्ड्स पढ़ते हुए खटकी, इनका जो हाल ही में IPO आया था वो 100% OFS था, यानी ऑफर फॉर सेल। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ा होगा? देखिए, जब कोई कंपनी IPO लाती है तो इन्वेस्टर्स ये उम्मीद करते हैं कि पब्लिक से जो पैसा उठाया जाएगा वो कंपनी के काम आएगा। मतलब एक्सपेंशन के लिए या डेट क्लियर करने के लिए। हाँ, पर 100% OFS का मतलब होता है कि जो मौजूदा प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने हिस्से के शेयर्स बेचे और पैसा सीधा अपनी जेब में रख लिया। वेट, मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में उस IPO से 1 रुपया भी नया फ्रेश कैपिटल नहीं आया? 1 रुपया भी नहीं। अब आप खुद सोचिए, एक इन्वेस्टर इसको कैसे देखेगा? वो सोचेगा कि अगर कंपनी को एक्सपेंशन के लिए इतने कैश की जरूरत है, वो बैंक से कर्ज ले रहे हैं, तो प्रोमोटर्स ने IPO का पैसा कंपनी में क्यों नहीं डाला? उन्होंने खुद प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया? ये तो बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता होगा। बिल्कुल, इससे मार्केट का ट्रस्ट हिला। इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि प्रोमोटर्स खुद एग्जिट ले रहे हैं जबकि कंपनी को पैसे की सख्त जरूरत है। यही वजह है कि वैल्यूएशन में उन्हें इतनी मार पड़ रही है और वो 27x पर अटके हुए हैं। क्या गजब का विरोधाभास है। अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभर कर आती है? एक तरफ कागज पर 8,640 करोड़ का शानदार रेवेन्यू है, लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी कुछ और ही है। हाँ, उनका पैसा उनकी ही इन्वेंट्री और ग्राहकों के 90 दिन के उधारी चक्र में फंसा हुआ है, और इसी फंसी हुई नकदी ने इस 402 करोड़ के नेगेटिव कैश फ्लो को जन्म दिया। और उस गड्ढे को भरने के लिए उन्हें और कर्ज लेना पड़ा। एग्जैक्टली। अपने स्केल को बनाए रखने और तिरुपति या उड़ीसा में नए प्लांट्स लगाने की इस जिद ने उन्हें 1,426 करोड़ के कर्ज तले दबा दिया है, और उस पर जो 91 करोड़ का इंटरेस्ट लग रहा है वो उनके छोटे से मार्जिन को नोच रहा है। और ऊपर से ऑटोसाइकिल और LME की तलवार लटक ही रही है। वही ना, 80% रेवेन्यू सिर्फ एक सेक्टर से, और ग्लोबल सप्लाई चेन का अनसर्टेनिटी, ये सब मिलाकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा बन जाता है। और इसीलिए उन्हें 52x की जगह सिर्फ 27x का PE मल्टीपल मिल रहा है। मार्केट कह रहा है कि भाई ग्रोथ ठीक है, पर लिक्विडिटी नहीं है तो प्रीमियम भी नहीं है। ये विश्लेषण सच में एक आई ओपनर है उन सबके लिए जो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखकर खुश हो जाते हैं। असली सच्चाई हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन गहरी परतों में छिपी होती है। बिल्कुल, कैश इज किंग और हमेशा रहेगा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा उकसाने वाला थॉट मुझे आ रहा है, जो इन आंकड़ों से थोड़ा आगे का है। अच्छा, वो क्या? देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EVs का दौर अब शुरू हो चुका है। हाँ, EV एडॉप्शन तो स्पीड पकड़ ही रहा है। और इन EVs में रेंज बढ़ाने के लिए हर कार मेकर अपनी गाड़ियों का वजन कम करने में लगा है, जिसे हम लाइट वेटिंग कहते हैं। सही बात है, भारी आयरन की जगह वो एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं। तो भविष्य में इस रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम की डिमांड तो आसमान छूने वाली है। आज हम इस बैठक में CMR के इस 1,426 करोड़ के कर्ज और लिक्विडिटी क्राइसिस को एक खतरे की तरह देख रहे हैं। मार्केट उन्हें 27x PE देकर एक तरह से सजा दे रहा है। पर आपका कहना है कि ये रिस्क आगे जाकर फायदेमंद हो सकता है। जरा सोचिए, जब कुछ सालों बाद एल्यूमिनियम की डिमांड अपने एक्सट्रीम पीक पर होगी और बाकी छोटे कंपेटिटर्स के पास सप्लाई करने की कैपेसिटी ही नहीं बचेगी, तब क्या होगा? तब CMR का ये आज का अग्रेसिव एक्सपेंशन काम आएगा। वही तो, क्या CMR का ये हैवी डेट लेकर नए प्लान्स लगाने का आज का डिसीजन
कल एक ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं हो सकता? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आज जिसे मार्केट कैश क्राइसिस मानकर डर रहा है वो दरअसल कल की मार्केट मोनोपोली सेटअप करने की कीमत हो? ये सच में एक बहुत बड़ा और डीप सवाल है। रिस्क और फ्यूचर स्ट्रैटेजी का वो तराजू है जिस पर हमें और शायद हर उस इंसान को डीपली सोचना चाहिए जो नंबर्स के पीछे की विजन को समझना चाहता है। बिल्कुल। आज के नंबर्स ज़रूर डरावने हैं, पर गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए आज के इस गहन और विस्तारित चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही किसी नए फाइनेंशियल पैराडॉक्स और आंकड़ों के नए रहस्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।